अभी कल अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था जिसमें भाई साहब कह रहे थे कि अतीक अहमद को क्यों दिखाया गया धुरंधर में। अतीक अहमद दुनिया में नहीं है। अतीक अहमद दुनिया में है क्या? क्यों फिल्म बना रहे हो आप? तो भाई साहब को इस बात का दुख हो रहा था कि अतीक अहमद जैसे अपराधी के पाकिस्तान के साथ लिंक्स फिल्म के अंदर क्यों दिखाए गए हैं, जबकि ये बात खुद अतीक ने मानी थी। और इन्होंने अपने इकबालिया बयान में भी कहा था कि पाकिस्तान के ड्रोन के माध्यम से इनके पास हथियार जिसमें 45 बोर की पिस्तौल, AK-47 और RDX आता था। मतलब यार आप किसका बचाव कर रहे हो? उस अतीक अहमद का जिसने कुंभ नगरी प्रयागराज की इमेज एक आपराधिक शहर की बना रखी थी। बट भाई साहब अखिलेश जी से आप और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, क्योंकि इनके समय में आजम खान कुंभ के इंचार्ज हुआ करते थे और बद इंतजामी सामान्य बात होती थी। एंड ये सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं थी, काशी विश्वनाथ जैसे स्थानों पर बद इंतजामी की इंतहा हुआ करती थी। अयोध्या में तो भगवान राम टेंट में ही थे, तो कोई झांकने भी नहीं जाता था वहां पर। एंड शायद अखिलेश जी को दर्द इसी बात का है, क्योंकि अब ये सब बदल चुका है। चलिए इसी बदलाव को समझते हैं। पहला बड़ा बदलाव आया धार्मिक और कल्चरल प्लेसेस के पुनर्निर्माण और रिनोवेशन से। काशी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। पहले इस मंदिर तक पहुंचने के लिए संकरी गलियों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब एक विशाल, व्यवस्थित और ग्लोबली प्रेजेंटेबल कॉरिडोर है जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आसानी से एक साथ दर्शन कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट पता है क्या हुआ? 2017 में लगभग 77 लाख टूरिस्ट वाराणसी आए थे। 2025 में ये बढ़कर 15 करोड़ के पार जा चुका है, यानी कि 22 गुना अधिक। और इससे टूरिज्म रेवेन्यू बढ़ा है, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिला है और सबसे इंपॉर्टेंट एक कल्चरल प्राइड वापस आई है। इसी तरीके से अयोध्या में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो और भी बड़ा है। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, ये 500 साल पुराने कल्चरल नैरेटिव का क्लोजर है। इसके साथ ही अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास रिलीजियस सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें रोड्स, एयरपोर्ट, होटल्स, रिवर फ्रंट, लाइटिंग ये सब शामिल है। यानी कि मंदिर बनाकर सिर्फ कल्चर को प्रिजर्व नहीं किया गया है, बल्कि उसे एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट किया गया है। और इसका असर ये रहा है कि जहां 2017 में 1 करोड़ से कुछ अधिक लोग अयोध्या आए थे, 2025 में ये बढ़कर 29 करोड़ पार हो चुका है। सेम यही काम चित्रकूट, मथुरा, प्रयागराज समेत यूपी के दर्जनों जिलों में हुआ है। और इन सब चीजों का असर ये रहा है कि 2025 में उत्तर प्रदेश में 1 अरब 56 करोड़ टूरिस्ट आए, और ये ऑल इंडिया रिकॉर्ड है। अब अगर हम कल्चरल इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पर भी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कुंभ मेला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2025 के प्रयागराज कुंभ में 66 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी हुई थी। कुंभ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, डिजिटल ट्रैकिंग, क्राउड मैनेजमेंट सब कुछ इस स्तर पर किया गया था कि ये इवेंट ग्लोबल केस स्टडी बन गया था। इसी तरीके से अयोध्या का दीपोत्सव, जिसमें लाखों दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए, वो आज इंटरनेशनल हेडलाइंस का हिस्सा बन चुका है। मथुरा वृंदावन की होली, काशी की देव दीपावली, इन सबको ऑर्गेनाइज तरीके से प्रमोट किया गया है ताकि ये सिर्फ एक लोकल सेलिब्रेशन बनकर ना रहे, बल्कि ग्लोबल अट्रैक्शन बन जाएं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है। ये जो कल्चरल रिवाइवल है, ये सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म तक सीमित नहीं है, इसके साथ एक पैरेलल इकोनॉमिक लेयर भी बिछाई गई है। केवल राम मंदिर ने अयोध्या में 1.2 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं और स्टेट इकोनॉमी को 4 लाख करोड़ का बूस्ट दिया है। और इसके अलावा ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के तहत हर जिले की एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करते हुए उसे ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट किया गया है। जैसे बनारस की साड़ी, मुरादाबाद का ब्रास वर्क, फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री, सहारनपुर का वुड कार्विंग, और इन सबको ब्रांडिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट सपोर्ट दिया जा रहा है। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि हजारों कारीगर जो पहले लोकल मार्केट तक सीमित थे, अब इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। और केवल इस एक स्कीम से 3 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं। यानी पहले जिस कल्चर को पास्ट माना जाता था, अब वही कल्चर इकोनॉमिक एसेट बन रहा है। अब बात करते हैं कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की। पूरे उत्तर प्रदेश में म्यूजियम्स, हेरिटेज कॉरिडोर्स, कल्चरल सेंटर्स और थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट बनाए गए हैं। और इससे टूरिस्ट को सिर्फ एक मंदिर या फिर एक इवेंट देखने का एक्सपीरियंस नहीं मिलता, बल्कि उन्हें एक कंप्लीट कल्चरल जर्नी मिलती है। और देखिए, केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया गया है, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया गया है। हजारों यंगस्टर्स को ट्रेन किया गया है 17 डिफरेंट कोर्सेज में, ताकि ये पूरा सिस्टम संभाला जा सके। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग लेयर जुड़ती है, और वो है डिजिटल इंटीग्रेशन। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कल्चर सिर्फ फिजिकल स्पेस तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए कल्चर को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया गया है। वर्चुअल टूर्स, ऑनलाइन दर्शन, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, सोशल मीडिया कैंपेन्स, इन सब के जरिए कल्चर को एक्सेसिबल बनाया गया है। और इसका इम्पैक्ट ये रहा है कि जो व्यक्ति फिजिकली उत्तर प्रदेश नहीं भी आ सकता, वो भी डिजिटली उस कल्चर से जुड़ सकता है। और ये सब पूरी दुनिया में भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ा रही है। एंड अब इसी कल्चरल सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए यूपी में फिल्म सिटी और कल्चरल कंटेंट इकोसिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है।
आप अगर अपने कल्चर को खुद रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो कोई उसे अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन सॉफ्ट पावर सिर्फ फिल्मों से नहीं बनती है, टूरिज्म से भी बनती है। और इसीलिए यूपी में फाइनली इको टूरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहे हैं जो स्टेट के वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज महत्वपूर्ण है, वो है इंक्लूसिविटी। ये रिवाइवल सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, छोटे कस्बे, गांव, लोकल आर्टिस्ट, फोक आर्टिस्ट, सबको इसमें शामिल किया गया है। हर जिले को उसकी एक यूनिक पहचान दी गई है जिससे एक डिसेंट्रलाइज्ड कल्चरल मॉडल बनता है। अब ये सब कुछ एक स्टेट में हो रहा है, वो भी एक साथ हो रहा है, तो भाई अखिलेश जी को तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि इस पूरे कल्चरल रिवाइवल को रोकने वाले उन्हीं की पार्टी के अतीक अहमद जैसे लोग थे जो स्टेट को आगे नहीं बढ़ने देते थे। खुलेआम गुंडागर्दी की जाती थी एंड शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने आते ही सबसे पहले इन अपराधियों को निपटाया। पिछले 8 सालों में 2 लाख से ज्यादा पुलिस की भर्तियां हुई हैं। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बना है। लखनऊ में फोरेंसिक साइंस का एक बड़ा संस्थान बना है ताकि केस साइंटिफिक तरीके से सुलझा जा सके। और इसी वजह से डकैती 87%, रॉबरी 72% और मर्डर 40% से नीचे गिरा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो एक्सटॉर्शन और माफिया राज यूपी में चला करता था वो योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को भयंकर रूप से बढ़ाया गया है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर रेडी है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इनॉग्रेट हो रहा है। एंड देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, गंगा एक्सप्रेसवे पर भी काम लगभग कंप्लीट है। एंड इस सब का परिणाम पता है क्या हुआ? कल्चरल रिवाइवल तो हुआ ही हुआ, इकोनॉमी भी बढ़ी। 2017 में इकोनॉमी लगभग 12 लाख करोड़ थी, आज लगभग 36 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, यानी लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी। और अब टारगेट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए थे, वो भी भगवा पहनकर, और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से उनकी मीटिंग हुई थी। एंड गेस व्हाट, सिर्फ 2 दिन में लगभग 24,335 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं। ये पैसा डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक पार्क्स, रिन्यूएबल एनर्जी और जेवर एयरपोर्ट के पास कार्गो कैंपस में लगेगा। और यही नहीं, इसके साथ AISATS ने जेवर एयरपोर्ट में 4,458 करोड़ रुपए लगाने का फैसला लिया है। इसका सीधा मतलब है एयर कार्गो स्ट्रांग होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सप्लाई चेन फास्ट होगी, नौकरी मिलेगी। एंड ऐसे कितने ही काम मैं आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन ये सब कभी संभव नहीं हो पाता अगर आज भी अतीक अहमद जैसे लोगों की तूती बोल रही होती उत्तर प्रदेश में। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव अतीक अहमद के उस सीन को लेकर रो रहे हैं जो धुरंधर में है। एंड शायद ये पूरा संदर्भ एक ही चीज को प्रूव करता है, पाकिस्तान में धुरंधर कोई भी हो, लेकिन जो कल्चरल रिवाइवल यूपी में आया है उसके कारण यूपी के धुरंधर योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं।